हेलो 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 एवरीवन, मैं हूं कुशगर और आप देख रहे हैं कुशगर क्लासेस को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी हरकत के। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कैसे हो मेरे फाउंडेशन वाले दोस्तों? मजा तो बड़ा आ रहा होगा। अभी अभी 12वीं क्लियर करी है और अब फाउंडेशन की पढ़ाई चालू कर दी। देखो, फाउंडेशन का मेन सिलेबस तुम्हारा लॉ है, बिजनेस लॉ, जो हमारा आता है पेपर नंबर 2। देखो, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ। अब बिजनेस लॉ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि लॉ होती क्या है। लॉ क्या बवाल है, समझ ही नहीं आता भैया हमें। तो हमने 12th क्लियर करी है, लॉ पता ही नहीं है हमें। देखो, लॉ होता क्या है। इंडिया के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है। अब इतने सारे लोग एक छोटी सी कंट्री इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो उन लोगों को मैनेज कौन करेगा? अब अगर तुमने कुछ रूल्स नहीं बनाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं बनाई, और ऐसे ही 140 करोड़ लोगों को खुला छोड़ दिया, सोच के देखना। तुम्हारे स्कूल में अगर तुम्हारी क्लास के 30 बच्चे थे और तुम्हारी क्लास में कोई टीचर ना हो, और तुम्हें भी पता है वो क्लास में क्या हाल हो रहे होते थे। अब सोच के देखना, अगर एक पूरी कंट्री इंडिया को 140 करोड़ लोगों को खुला छोड़ दिया सांडों की तरह, तो तुम ही सोच के देखो क्या होने वाला है भाई। मैं तो इतना इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो देखो, इसीलिए इन सारे लोगों को रेगुलेट करने के लिए हमने बनाया गया लॉ। लॉ क्या होता है? इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस। रूल्स क्या होते हैं? बेसिकली जैसे तुम्हारे क्लास में मॉनिटर जो था रूल बनाता था कि एक सीट पर बैठे रहो, चुप रहो, पिन ड्रॉप साइलेंस, इनको कहते हैं रूल्स। और ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं? ऑब्लिगेशन होती हैं जो तुम्हें अपनी तरफ से सामने वाले के लिए करनी होती है, ठीक है। तो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑन समवन। अब ये लगाते क्यों है, इतने सारे रूल्स बनाए क्यों है? एक तो इसलिए बनाया है कि लोगों को मैनेज करना है, और दूसरा हमने इसलिए बनाया है ताकि हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर पाए। सारे लोग 140 करोड़ लोग अगर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, कुछ मारा पीटी नहीं करेंगे, गाली गलौच नहीं करेंगे, लड़ाई वगैरह नहीं करेंगे, मर्डर वगैरह नहीं करेंगे, तभी 140 करोड़ की तरक्की हो पाएगी। एक साथ वो तरक्की तभी कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने लॉ बनाया गया, ताकि हम बुरे लोगों को पनिशमेंट दे सके और अच्छे लोगों की अपलिफ्टमेंट कर सके, ठीक है। इसलिए हमने लॉ बनाया। हमने समझ ही लिया लॉ क्या होता है, अब हमें समझना पड़ेगा लॉ बनता कैसे है। और वो समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखो, लोकसभा और राज्यसभा कुछ नहीं होते, अपनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह मान लो, या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह मान लो। कुछ भी काम जो तुम कर रहे हो, पहले तुम्हें उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल लेने के बाद ही वो काम कर सकते हो। इसी तरह होता है तुम्हारा पार्लियामेंट। पहले कोई भी लॉ बनाने वाले हो, पहले तुम्हारा पार्लियामेंट के पास भेजोगे, पार्लियामेंट उसे देखेगा, हाँ हाँ ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है। फिर वो अप्रूवल देगा और फिर फाइनली तुम्हारा लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। देखो, सबसे पहले लॉ बच्चे फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम बिल। और ये बिल जाता है हमारा, सबसे पहले जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में पहले ये पास होगा, ठीक है। पास कैसे होगा? मेजोरिटी वाले लोग पास करते हैं, ठीक है। वहां पे लोग होंगे, वोटिंग करेंगे और पास होगा। पास हो जाएगा यहां से, तो ये जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में पास होगा, फिर ये जाएगा गवर्नमेंट पे, फिर ये बन जाएगा एक्ट बन जाएगा। अब एक्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, ये होता है अखबार होता है, ये मान लो, ठीक है। इसमें वो छापती है कि आज से ये फलाना ढिमकाना लॉ जो है एप्लीकेबल हो गया है, और जो तारीख वो उस न्यूज़पेपर में लिखेंगी, वहीं से वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखो, राज्यसभा से पास हुआ, गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट ने जो है गैजेट में डाल दिया, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। सर, ये गैजेट क्या होता है? अखबार होता है, इतना मान लो, गैजेट। लोकसभा में, लोकसभा में पास हुआ, देन वो आया राज्यसभा में, राज्यसभा से गवर्नमेंट पे गया, और गवर्नमेंट ने जो है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में उसे एप्लीकेबल कर दिया। यह है प्रोसेस तुम्हारा लॉ एप्लीकेबल बनता कैसे है उसके लिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ होते कितने प्रकार के हैं? हमने ये तो समझ लिया लॉ क्या होता है, कैसे बनता है। अब टाइप्स ऑफ लॉ क्या होता है वो समझते हैं। देखो, ये चैप्टर तुम्हें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि लॉ होता क्या है, ताकि तुम कंफ्यूज ना रहो।
मेन कहानी अब अगले चैप्टर से आएगी। ये चैप्टर नंबर 1 है तुम्हारा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कितने प्रकार के लॉ होते हैं सबसे पहले हम ये समझेंगे। देखो सबसे पहला टाइप है, पहले मैं टाइप लिख देता हूँ फिर तुम्हें समझाऊंगा। देखो टाइप्स ऑफ लॉ, कितने प्रकार के लॉ होते हैं। हमारा सबसे पहला लॉ है सिविल लॉ, फिर है हमारा क्रिमिनल लॉ, फिर है कॉमन लॉ और फिर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो सिविल लॉ समझने के लिए ये मान के चलो, तुम और तुम्हारा दोस्त जो है सड़क पे खड़े होके हंस रहे थे, ठीक है, और एक अचानक से सामने से बंदा आता है और तुम्हें पीट के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा होता है कि तुम उस पे हंस रहे हो, ठीक है, इसलिए वो तुम्हें पीट के चला जाता है। इसी लड़ाई को, इसी डिस्प्यूट को, जब एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में लड़ाई हो जाती है, उसको रिजॉल्व कौन कराता है? हमारा सिविल लॉ। इन सारे डिस्प्यूट्स के लिए सिविल लॉ बनाया गया है, ठीक है। एक चीज याद रखना, डिस्प्यूट्स। देखो अगला है हमारा क्रिमिनल लॉ। इसके अंदर क्या आता है? मर्डर हो गया, या फिर किसी सेलिब्रिटी के ड्राइवर ने फुटपाथ पे गाड़ी चला दी, या फिर किसी ने एक ब्लैक डियर को मार दिया। ये सारे लॉस, ये सारे केसेस, क्राइम्स कहाँ पे आएंगे? क्रिमिनल लॉ के अंदर। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है मर्डर याद रखना, ठीक है। अब देखो तुम्हारी बुक में आईसीआई के मॉड्यूल में दो हमें दे रखे हैं क्रिमिनल लॉ। कौन कौन से दो कैटेगरी होते हैं? एक है हमारा इंडियन पीनल कोड, आईपीसी कहते हैं इसे। एक है हमारा सीआरपीसी। आईपीसी और सीआरपीसी, अब इनकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, और सीआरपीसी है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखो आईपीसी तुम्हें बताता है क्राइम क्या था, कैसे हुआ, और उसकी क्या रेमेडी है। क्या बंदा जेल में जाएगा या फिर उस पर फाइन लगेगा, जो भी होगा वो सब कौन बताता है? आईपीसी बताता है। और सीआरपीसी बताता है कि ये जेल में बंदा जाएगा, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होने वाला है, कैसे उसको अरेस्ट करेंगे, कैसे उसको वकालत में लेके जाएंगे, कैसे उसको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। ये सारा हमें सीआरपीसी बताता है। इनकी सिर्फ फुल फॉर्म याद रख लेना, कुछ एमसीक्यू पर्पज से, ठीक है। अगला है हमारा कॉमन लॉ। अब देखो कॉमन लॉ क्या होता है। कॉमन लॉ के अंदर मान के चलो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस गया, ठीक है, और उस पे उन्होंने डिसीजन दे दिया, उन्होंने अपना ऑर्डर पास कर दिया। अब मान के चलो 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में सिमिलर ऑर्डर गया, ठीक है, सिमिलर केस गया। मान के चलो एक बंदे ने किसी की पिटाई कर दी, जैसे मैंने अभी सुबह पहले केस लिया था, ठीक है। किसी बंदे ने एक बंदे की पिटाई कर दी, ठीक है, और वो केस जो है मान लो हाई कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब उसके अंदर उन्होंने एट दी एंड डिसीजन दिया कि 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, ठीक है, फाइन लगेगा जिसने पीटा है। अब एग्जैक्टली 10 साल बाद सिमिलर केस सुप्रीम कोर्ट में वापस जाता है या फिर हाई कोर्ट में वापस जाता है, और उसमें भी एक बंदे ने किसी दूसरे को पीट दिया, तो उसमें कॉमन लॉ बन जाएगा ये, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट बार बार ऑर्डर नहीं देता रहेगा इस चीज से रिलेटेड, जो ऑलरेडी पास्ट में बन चुका है उससे रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। इसलिए कॉमन लॉ के अंदर जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुका है वही वापस एप्लीकेबल हो जाएगा उन केसेस पे जो एग्जैक्टली उस ऑर्डर जैसे हैं या फिर सिमिलर टू दैट ऑर्डर, ठीक है। कॉमन लॉ क्या है? पहले एससी ने जो है एक ऑर्डर पास करा, ठीक है, एग्जैक्ट डिट्टो इक्वल टू सेम ऑर्डर जो है वापस 10 साल बाद आता है, तो हम सीधा का सीधा जो ऑर्डर पहले पास हुआ था वही ऑर्डर जो है हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। सेम ऑर्डर जो है वापस वापस यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अगला आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो ये समझाने के लिए मैं तुम्हें सीधा आईसीआई के मॉड्यूल पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे आईसीआई का मॉड्यूल दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये लिखा है टाइप्स ऑफ लॉ। क्रिमिनल लॉ हमने पढ़ लिया, हमने सिविल लॉ पढ़ लिया, हमने कॉमन लॉ पढ़ लिया। अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये देखो ये क्या होता है। आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़वा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पता नहीं क्या ही दे रखा है, तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। नेचुरल जस्टिस ऑफन नोन एज जूस नेचुरल वॉट एवर, ठीक है, विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल गोइंग बियॉन्ड रिटर्न लॉ। हमें क्या पढ़ना है? यहाँ से पढ़ना है डीमो जुडेक्स इन कॉसू सुआ। क्या लिखा है सर? ये मेरे से नहीं पढ़ा गया। देखो इसका मतलब है नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज, इट इज अ रूल अगेंस्ट प्रीजुडिस। इसका मतलब क्या है? मान के चलो
तुम्हारा केस जो है कोर्ट में गया, ठीक है, और तुम्हारा जिसके अगेंस्ट तुमने केस करा है, मान लो तुम्हारा जिसने तुम्हारे साथ बुरा करा है, ठीक है, जज जो है जो तुम्हारा डिसीजन देगा वो उसका सगा भाई है। अब तुम खुद सोच के देखो वो जज तुम्हारे फेवर में डिसीजन क्यों देगा, अपने भाई के फेवर में डिसीजन देगा इसीलिए कि ऐसा ना हो कि अनफेयरनेस हो जाए या फिर प्रीजुडिस हो जाए। इसीलिए एक जज जो है जो ऑर्डर डिसीजन दे रहा है वो दोनों पार्टी, विक्टिम पार्टी और अक्यूज्ड पार्टी, दोनों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी से जो केस जा रहा है उसमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं हम नीमो ज्यूडेक्स इन कौसा सुआ। देखो एमसीक्यू में आ सकता है, ये मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अगला है हमारा ऑडी ऑल्टेरम पार्टम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी फेयरली। अब देखो ये एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम कोर्ट में गए केस करने के लिए, सामने पार्टी को उन्होंने सुना, सामने वाली पार्टी से जिसने तुम्हारा बुरा करा है, ठीक है, तुमने बोला कि इनने मेरे को मुक्के मारे, ठीक है, पिटाई कर दी इनने मेरी, और सीधा जज ने ऑर्डर पास कर दिया, सीधा 1 लाख रुपए की पेनल्टी, इसको बाहर भेजो। जज ने दूसरी पार्टी को ऑप्शन भी नहीं दिया उसको सुनने के लिए कि उसकी साइड पर्सपेक्टिव सुन ले। जज ने सीधा कहा हाँ ये सही है, 1 लाख रुपए की पेनल्टी दे देना और कल्टी बोलो। क्या तुम्हारे हिसाब से ये सही है? उस बंदे को जिसपे उन्होंने तुमने खुद ने केस ठोका है उसको भी तो ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो अपनी बात सामने रख सके। इसी चीज को हम कहते हैं हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग, ठीक है। यही है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसके अंदर अगर तुम्हारे एमसीक्यू बनेगा सिर्फ दो ही चीजें आएंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये दोनों आएंगी, इनका मतलब मैंने समझा दिया। अब अगला है इन्फोर्सिंग द लॉ, यही से पढ़ा रहा हूं मैं। लॉ बन गया, ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंट हो गया, अब लॉ को देखेगा कौन? मान लो सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा से अप्रूवल ले लिया, लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया, 140 करोड़ की संख्या, ठीक है, उनको कह दिया जाए, मॉनिटर तुम्हारा क्लास में बैठा होता था, 30 बंदे हैं, ठीक है, मॉनिटर कह जा रहा है पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। तुम खुद बताओ क्या तुम चुप रहते थे? नहीं रहते थे ना। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी टीचर क्लास से अपनी अनटिल एंड अनलेस टीचर तुम्हारी आके तुम्हें चुप करवाए, क्या तुम चुप रहते थे? नहीं रहते थे ना। इस केस में एग्जैक्टली लॉ तो बन गया, लॉ सरकार ने बना दिया, अब इसको एनफोर्स कौन करेगा? अब क्वेश्चन आता है एनफोर्स कौन करेगा? बन तो गया है, अब एप्लीकेबल कौन करेगा? 140 करोड़ लोगों को सुनाएगा कौन? उनको कंट्रोल कौन करेगा? वो हमारी कौन करती है? पुलिस करती है, ठीक है, इतना सबको पता है, पुलिस होती है वहां पे बैठी होती है, तुम्हें चालान काट देगी या फिर तुम्हें डंडे मार के जेल में ले जाएगी। अब अब देखो तुमने समझ लिया लॉ बना, एनफोर्स कौन करेगा? पुलिस करेगी। अब ये पुलिस चीज क्या है? टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कहेंगे क्या? देखो गवर्नमेंट के 3 काम होते हैं, 3 काम होते हैं, क्या क्या? लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ये तुमने सुना होगा, याद आ रहा है क्या? 8th की हमारी हिस्ट्री होती थी, सिविल, क्या कहते थे उसे? सिविल साइंस कहते थे मेरे ख्याल। एग्जीक्यूटिव, और हमारा लास्ट हो गया क्या? जुडिशरी। देखो ये होते क्या है सर, आपने ये तो अपनी 8वीं की बातें चालू कर दी, बोर हो रहे हैं हम। देखो पढ़ना पड़ेगा, ये चैप्टर बना ऐसा ही है बेकार सा। गवर्नमेंट है, उसके 3 काम होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लॉ बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट पढ़े हमने, लोकसभा राज्यसभा, ये आगे तुम्हारे लेजिस्लेचर के अंदर। एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लॉ एनफोर्स करते हैं, हमने यहाँ पढ़ा है एनफोर्स क्या होता है। एनफोर्स जो करते हैं, पुलिस वगैरह हो गई, आर्मी वगैरह हो गई, इन लोगों को कहते हैं हमारा एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी होता है तुम्हारे जज वगैरह, जो क्राइम करते हैं लोग या फिर फॉलो नहीं करते तुम्हारे लॉ को, उनके अगेंस्ट जो है डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो होता है जुडिशरी। देखो अब ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव का पार्ट है हमारा इन्फोर्सिंग द लॉ, लॉ इन्फोर्स कौन करेगा? देखो अलग अलग लॉ है, कितने सारे लॉ बना रखे होंगे इन्होंने, क्रिमिनल, तुमने अभी पढ़ा है सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ, इतने सारे लॉ बना रखे हैं। अब खुद सोचो एक बंदा क्या कर लेगा? एक बंदा अकेला तो नहीं कर सकता, या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्री बना दी। क्या बना दी? अलग अलग मिनिस्ट्री बना दी।
ये देखो ये वाले शब्द देखो, मिनिस्ट्री बना दी। मिनिस्ट्री क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो लॉ को एनफोर्स करते हैं। एनफोर्स मतलब जैसे पुलिस काम करती है वैसे ही ये मिनिस्ट्री काम करती है। देखो अब सबसे पहले आती है तुम्हारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। निर्मला ताई के बारे में सुना है तुमने? अपने पापा से जाकर पूछना निर्मला ताई कौन है, वो बताएंगे। निर्मला ताई तुम्हें कौन है अच्छे से बताएंगे, ठीक है, खुश हो के बताएंगे, ठीक है। निर्मला ताई हमारी प्यारी सी दुलारी सी मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी इंडिया की करंटली, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती क्या है? सबसे पहले मिनिस्ट्री का काम होता है बजट निकालना। मेन काम क्या होता है? बजट निकालना। हर साल बजट निकलता है कि पूरी कंट्री में कितना खर्चा करा जाएगा, उस चीज को हम कहते हैं बजट, और ये हर साल निकलता है, ठीक है। आगे जाके तुम पढ़ोगे, अकाउंटिंग में पढ़ोगे बजट होता क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। बजट हमारा होता है मेन काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। क्या काम होता है मेन काम? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट है, ठीक है। दूसरा काम क्या हो गया? टैक्स, टैक्सेशन, टैक्स लगाना है ना निर्मला ताई को टैक्स की। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है टैक्स तुम्हारा कैसे लगेगा, कितना लगेगा, ये सब डिसाइड करती है। सारी चीजें डिसाइड करती है ये। टैक्सेशन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है इंडिया के अंदर, वो सारा कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इतना याद रखना, पैसे से रिलेटेड जो काम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये। एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होती है? सबसे टॉप पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। बाकी सारे जितने भी बैंक हो गए, सब कुछ गवर्नमेंट बैंक हो गए, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, सारी की सारी इसके नीचे आएंगी। टॉप पे कौन बैठा है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका डिसीजन फाइनल होगा। अगला आता है हमारा, अब देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये याद ना करोगे तब भी चल जाएगा। अगला आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट जब भी तुम्हें वर्ड दिखे इसको याद रखना, किससे कंपेयर करना है हमें? कंपनी से, ठीक है। आगे जाके तुम कंपनी लॉ पढ़ोगे, बिजनेस लॉ के अंदर ही कंपनी क्या होती है वो भी तुम पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। अब इतना मान के चलो, कंपनी एक एंटिटी होती है। शार्क टैंक देखा है ना, उसमें भी लोग कंपनी बना के आते हैं, ठीक है, और वो जो है बिजनेस कैरी आउट करती है। अब इस कंपनी, इंडिया के अंदर मान लो लाखों कंपनीज होंगी, इनको कंट्रोल कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा? इनको कंट्रोल करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी से रिलेटेड जो भी काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मान लो हमारा कंपनीज एक्ट 2013, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है ये तुम पढ़ने वाले हो, ठीक है, ये पढ़ोगे, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। कंपनीज एक्ट 2013, इसमें जो भी लिखा है सारी चीजें एग्जीक्यूट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक याद रखना, हाईएस्ट पोस्ट, ये एमसीक्यू आने के चांसेस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सबसे टॉप पे पोस्ट कौन सी है हमारी? डीजीसी, डीजीसी, ठीक है, ऐसे याद रखना। देखो अगला है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके अंडर क्या आता है? मान लो इंडिया के ऊपर चाइना ने, ठीक है, अटैक कर दिया, तो अब इंडिया को, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, अब इंडिया को बचाया हुआ हमारी आर्मी है, हमारी रिस्पेक्टेड आर्मी है जो बचाती है। पुलिस वाले हो गए, पुलिस वाले काम नहीं करते लेकिन हाँ बचाते हैं, ठीक है। तो आर्मी और पुलिस किसके अंडर आएंगी? उनको कंट्रोल कौन करेगा? उनसे रिलेटेड प्रोविजन एग्जीक्यूट कौन करेगा? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या याद रखोगे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इनका काम होता है सिक्योरिटी देखना, इंटरनल सिक्योरिटी देखना, कंट्रोल कंट्री की, ठीक है। तो आर्मी सिक्योरिटी देती है, तो सिक्योरिटी से याद रखना, क्या देना? सिक्योरिटी। अगली आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका काम क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है लॉ। हमने पढ़ा था कि लॉ जाता है लोकसभा में और राज्यसभा में, वहां से पास होके हमारा बनता है एक्ट बनता है। अब ये जो लॉ जा रहा है बिल की फॉर्म में, मैंने क्या बताया था? बिल की फॉर्म में। अब ये बिल बनाता कौन है? हमारा बिल बनता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से। ये ड्राफ्टिंग करती है, इसका मेन फंक्शन है क्या? ड्राफ्ट करना। इसका मेन काम क्या होता है? लॉ को ड्राफ्ट करना। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल लेजिस्लेशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है हमारे लोकसभा और राज्यसभा में बिल, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, उसको बना के कौन देगा ये बिल? कौन? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अगला हमारा है, इसके डिपार्टमेंट्स रीड कर लें। इसके टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप की बॉडीज हो गई। बॉडीज क्या होती हैं? स्टैचुटरी बॉडीज होती हैं। इसका मतलब तुम सीए का कोर्स पढ़ रहे हो,
तुमने सुना है या नहीं सुना है, इसको कौन देख रहा है, रेगुलेट कौन करता है सीए डिग्री को? आईसीआई करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही ये अलग अलग जो यहाँ पे लिख रखी हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, स्टैचुटरी बॉडीज हैं जो अलग अलग चीजों को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा सेबी। सेबी तुम आगे जाके पढ़ोगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाम से पहले सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे देखना, स्टॉक मार्केट सुनिए तुमने, क्या होती है स्टॉक मार्केट, शेयर वगैरह, इन सारी चीजों को, स्टॉक मार्केट शेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी हमारी सेबी कंट्रोल करती है। अगला है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो तुमने सुना ही होगा, आरबीआई, एपेक्स बैंक इंडिया के अंदर। सारा पैसा छापता कौन है इंडिया के अंदर? आरबीआई छापता है। ठीक है, बहुत पैसा है आरबीआई के पास। बचपन में तुम्हारे क्वेश्चन आया है कि मम्मी हम अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छाप लेते, हमारे हाथ में ही तो है मशीन। इंडिया की करेंसी जितनी भी है, नोट्स कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। और बैंक जितने भी है इंडिया के अंदर, सारे के सारे कंट्रोल कौन करता है और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है। इंडिया का इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इसकी रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है, एक याद रखना, ओनरशिप क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसकी। किसकी ओनरशिप के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तुमने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी ना। जब बैंक को पैसे की नीड होती है तो आरबीआई देती है, यही वो आरबीआई है। ठीक है, अगला है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। मान लो तुमने अपने रिश्तेदार को दिए 10 लाख रुपए, तुमने अपने रिश्तेदार को 10 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, अब तुम 5 साल बाद उन पे जाते हो कि भाई मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए थे, वो वापस लौटा दो, मुझे अभी जरूरत है। ठीक है, वो कहते हैं मेरे पे तो है ही नहीं, मैं तो गरीब हूँ, कंगला पड़ा हूँ। ठीक है, वो ये कहते हैं उन पे अब पैसे ही नहीं है। अब तुम खुद सोचो, तुमने किसी को पैसे दिए और वो सामने वाला देने से मना कर दे, वो कह दे मेरे पे पैसे है ही नहीं। ठीक है, वो झूठ बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, तुम्हें पता तो है नहीं। अब इस तुम्हारे इस केस में लॉस कितना हो रहा है? 10 लाख का। अब इस चीज को सामने वाले ने कह दिया कि मेरे पे तो पैसे है ही नहीं, इसको कंट्रोल कौन करेगा? हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी बंदे ने अपने आप को कंगला डिक्लेयर कर दिया कि उस पर पैसे ही नहीं है, उस चीज को कहते हैं हम इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट हो गया वो बंदा। इंसॉल्वेंट मतलब उस पे पैसे नहीं बचे, अपने पैसे, इंसॉल्वेंट मतलब उस पे पैसे नहीं बचे अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, इस चीज को रेगुलेट कौन करता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। मेन ये किस लिए बना है? सिंपलीफाई करने के लिए प्रोसेस इसी चीज का, कि कोई बंदा कंगला हो गया और अब उसे पैसे नहीं दे रहा, तो इस चीज को सिंपलीफाई करने के लिए हमारा ये बोर्ड बना है। अब मैंने तुम्हें बताया था 3 तरीके की गवर्नमेंट के काम होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर हमने समझ लिया, लोकसभा राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव समझ लिया हमने, मिनिस्ट्रीज सारी की सारी। अब हमारा आता है जुडिशरी। क्या होती है? जो केस से डील करती है, जो बंदा लॉ फॉलो नहीं कर रहा उसको पनिश करती है, ये होती है हमारी जुडिशरी। तुमने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पंचायत वगैरह, ये सब सुनी होंगी। ठीक है, क्राइम पेट्रोल देखते थे, उसमें आते थे ना, पंचायत पे जाओ, पंचायत से बात करना, ये सारी चीजें तुमने सुन रखी है। अब देखो, जुडिशियल के अंदर सबसे टॉप पे आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डीसी ही हमारा होता है पंचायत वगैरह, जो तुमने शोज वगैरह में देखी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी। इसका मतलब क्या है? इंडिया के अंदर सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली के अंदर। ठीक है, उसका डिसीजन फाइनल होगा, उसने जो डिसीजन दिया है वो पूरी इंडिया में हर बंदे पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सिर्फ एक होता है इंडिया के अंदर, एपेक्स होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की। अगला आता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है? हर स्टेट पे एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, देयर इज वन हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये देखो, इन इंडिया देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, ये एमसीक्यू में आ सकता है। वन फॉर ईच स्टेट, यहाँ लिखा है वन फॉर ईच स्टेट, जो मैंने बोला। बट देखो, 6 स्टेट
शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट। इसमें एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं कि 6 स्टेट का सिर्फ एक हाई कोर्ट है, ठीक है। इस पे एमसीक्यू बन सकता है तुम्हारा। 6 स्टेट शेयर है सेम हाई कोर्ट। अगला है हमारा, और ओल्डेस्ट हाई कोर्ट हमारा क्या है, कैलकाटा हाई कोर्ट है, ठीक है। अगला है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से केस देखते हैं, मेनली ये सिविल केस देखते हैं। गांव में एक बंदे की जमीन पे आके खेती करना चालू कर दिया तुमने, ठीक है, और उस बंदे ने आके बंदे बुलवा के पिटवा दिया तुम्हें, ये हो गया तुम्हारा सिविल केस हो गया। अब तुम गए पंचायत पे, ठीक है, कि इन्होंने ये करा वो करा। पंचायत सिर्फ यही केस देख सकती है, कौन से, सिविल मैटर्स। अगला आ गया हमारा मेट्रोपॉलिटन कोर्स। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, देखो, वो सिटीज जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख और मोर है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। कौन सी हो गई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, ये सारी सिटीज हो गई, इनके अंदर सेपरेट कोर्ट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स कहा जाता है उन्हें। मेन तुम्हारा क्या था, अब देखो, अब देखो, कोई बात तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे चली, केस चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, वो जाएगा हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट से भी सॉल्व नहीं हुआ तो वो फाइनली जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे। कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन होता है, उस पर तुम कुछ भी रेमेडी नहीं ले सकते, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।